सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस लास्ट 5 ईयर की जो PYQ सीरीज चल रही है हमारी चल रही है, और इसी के अंदर जो है आज हम कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 81 जो है भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 81वां जो भाग है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चे जो है आप सभी जानते हैं HSSC CET का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, CET ग्रुप C का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और अभी भी जो है एक घोषणा की गई है हिम्मत सिंह के द्वारा, जो चेयरमैन है HSSC की, कि बहुत जल्द जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि एक और जो है लॉलीपॉप बच्चों को जो है हाथ में थमा दिया गया है। बस एक चीज़ जो है हरियाणा सरकार या फिर HSSC नहीं देख पा रही है, जो एज है ना, एज ये रुकती नहीं है भाई, ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, ये अपडेट लगा सकते हो आप, अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो हर साल में जो है वैकेंसी आती नहीं है, और ये जो एज है ये बच्चों की जो है बढ़ती जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हर साल जो है वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो इससे क्या होगा, अपडेट जो एज है ना वो बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 2021 में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, उसके बाद डायरेक्ट जो है वैकेंसी अब कब आपको देखने की मिलेगी, 2026 में देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कितने बच्चे जो है आउट एज्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कुछ एक जो है इसके अंदर जो है एज लिमिट का जो है वो क्राइटेरिया जो है कम भी कर सकते हैं, शायद चांस दे भी दे। अगर ना भी दे तो कितनी समस्या हो जाएगी। तो HSSC को और हरियाणा सरकार को ये देखना चाहिए कि जो रोजगार का मुद्दा है इसके ऊपर जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जो है प्रॉपर यहाँ पर काम करना चाहिए। इसमें जो है कोई भी जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बाकी हमारे बोलने और सोचने से कुछ नहीं होता भाई, जो सारा खेल जो है किसका है, सारा खेल इलेक्शन का है भाई। ठीक है, इलेक्शन के समय तो ये भाई सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, खैर हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कितने भी बात कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाला मुद्दा है ये। ठीक है, बाकी होना वही है, सेंटर में जो बैठा है भाई उसी की चलेगी, आप सभी भी जान सकते हैं। बस हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है भाई तैयारी करना है, वो हम कर रहे हैं, ताकि एंड टाइम पे जब भी आपका नोटिफिकेशन आए या फिर एकदम से एग्ज़ाम ले लिया जाए तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहो, और उसी चीज़ की जो है तैयारी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूं। जैसे अब ग्रुप C में हुआ था ना, 1 महीने में जो है एग्जाम ले लिया था। अब आप सभी जानते हैं 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। डेफिनेटली मैं कहूं HSSC की तो तैयारी जो है बिल्कुल नहीं हो सकती 1 महीने में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो अभी आपका टाइम जो अभी चल रहा है ना, एग्जाम नोटिफिकेशन से पहले, रिजल्ट से पहले जो आपका ये टाइम मिला हुआ है, ये जो है प्लस पॉइंट है, आपका बोनस पॉइंट है, मान के चलिएगा। इस टाइम का जो सदुपयोग कर लेगा ना बच्चा, डेफिनेटली वो जो है सिलेक्शन ले जाएगा। अब मान के चलिएगा कि जनवरी में जो है अभी आपका जो है रिजल्ट दे देते हैं ये। ठीक है, अभी तो 4-5 दिन पड़े हैं, आज 24 नवंबर हो गया है, तो मान के चलते हैं कि 30 दिसंबर तक जो है आपका 30 नवंबर तक जो है आपका ये रिजल्ट दे देंगे। तो बात कहाँ चली गई, दिसंबर पे बात चली गई। ठीक है, 1 महीना जो है ये फॉर्म भी भरवाएंगे, ग्रुप D का जो है दोबारा फॉर्म भरवाएंगे, 1 महीना का इसमें समय देगा। तो जनवरी के महीने में मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम ले लेंगे ग्रुप D का। तो 1 महीने में तो तैयारी नहीं हो सकती, तो अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। पूरा दिसंबर पड़ा है और पूरा जनवरी पड़ा है। ठीक है, तो अभी भी समय है भाई, तैयारी कर लो। सच बता रहा हूं, ये जो समय निकल जाएगा ना, फिर आपके पास पछताने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए अगर आप सीरियस हैं थोड़े से तो तैयारी में लग जाओ, अगर नहीं सीरियस हो तो रिस्क में मत डालो भाई। HSSC के भरोसे कोई अपनी जो है प्राइवेट जॉब या फिर कोई स्किल आप अपना सीख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज हम चलते हैं हमारे 81वें पार्ट के ऊपर। और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है HSSC के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो डाउट भी मैं आपका पूरा कर दूंगा। ठीक है, और कमेंट में एक और जो है मैंने बहुत बार देखा भाई, ये प्ले लिस्ट के रिगार्डिंग जो है एक कमेंट बार बार मैं देखता रहता हूँ। ठीक है, तो ये प्ले लिस्ट का जो डाउट है मैं ये बहुत जल्दी दूर कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें अच्छे से समझा दूंगा इस प्ले लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं 81वें भाग को। ठीक है, थोड़ी सी ये जानकारी भी, बातचीत करना भी बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था। आप सभी जानते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ऐसे लिख देता हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, PHC का मतलब समझ जाना, पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट। ठीक है, किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, 1915 एक्ट के तहत 1919 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, 15 अगस्त
1947 से पहले। ये जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1919 में, ये कहाँ पर की गई थी? लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो ये जो लाहौर वाला हाई कोर्ट था ना, ये पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद जो है पंजाब हमारा दो टुकड़ों में बट गया था, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, ठीक है। तो ये 1919 वाला था लाहौर वाला, ये पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद जो है 1947 में जो है हाई कोर्ट खोला गया था पंजाब का। कहाँ खोला गया था? तो ये भाई शिमला के अंदर खोला गया था, ठीक है, शिमला के अंदर ये खोला गया था। उसके बाद शिमला के बाद क्या हुआ? 1955 की बारी आई। 1955 में क्या हुआ? इसको शिमला से जो है कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? चंडीगढ़ जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। वहाँ सर्दी के कारण जो है 1955 में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? चंडीगढ़ में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। और इस समय 1955 में भी इसका नाम क्या होता था? पंजाब हाई कोर्ट ही नाम होता था भाई, ठीक है, पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। इसके बाद जब 1966 में हरियाणा बना तब जाके जो है इसका नाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रखा गया था, ठीक है। अब हम इसके जो है मुख्य न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1947 की ही बात करते हैं। 1947 में जो इसका हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो कौन होता था? रामलाल होता था, ठीक है। 1947 में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। रामलाल जो है 1947 में ये पूर्वी पंजाब का जो है हाई कोर्ट बनाया गया था इस समय, ठीक है। 1955 में कौन होता था? 1955 में जो है ये क्या पूछा गया? 1966 का पूछा गया ना, कोई नहीं, 1955 का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप 1966 का देख लो। 1966 में जो है मेहर सिंह होते थे, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ 1955 की। 1955 में कौन होता था हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता था? ये होता था अमरनाथ भंडारी, ठीक है। सारी चीजें मैंने हाई कोर्ट के बारे में बता दी है। आई होप यहां से कोई भी जानकारी आपकी स्किप नहीं होगी। और जो 1 नंबर का क्वेश्चन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से पूछता है ना, वो इतनी ही डेफिनेशन से, इतनी ही जो है जानकारी से आपसे पूछ लेता है। बाकी कोई भी कुछ बचेगा तो ऐसे ही करके मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ऐसे ही डिटेल वाइज हम यहां पर सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया है। उक्त पंक्तियां किसको संदर्भित करती हैं? चलिए मान लेते हैं आपको नहीं पता 3 बार का जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये चीज तो आपको पता होगी। आधुनिक हरियाणा का जनक किसको बोला जाता है? वास्तुकार किसको बोला जाता है? तो ये बंसीलाल को जो है आधुनिक हरियाणा का जनक बोला जाता है। इन्हीं के काल में जो है 1970 में क्या हुआ था? 1970 में जो है हरियाणा पूर्णतः गांवों में जो है हरियाणा सारे गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया था, ठीक है। सारे गांवों में बिजली पहुंचाने वाला जो है ये पहला राज्य बन गया था। अब 1970 से एक और चीज आपके माइंड में क्लिक कर रही होगी, क्या कर रही होगी? CCH चौधरी चरण सिंह, CCS HAU, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, ये यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह जो है आपको चीजें लिंक करके जो है याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चौधरी देवीलाल के बारे में आप सभी जानते हैं। चौधरी देवीलाल जो है 2 बार CM रहे हैं और 2 बार जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। 2 बार CM कब से कब तक रहे हैं? 1977 से 1979 के बीच में जो है एक बार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कब कब रहे हैं और दूसरी बार कब रहे हैं? दूसरी बार ये रहे हैं 1987 से लेके 1989 के बीच में जो है ये CM रहे हैं, ठीक है, ये CM रहे हैं। और उप प्रधानमंत्री की बात करूं तो 1989 से 1990 के बीच में रहे हैं और 1990 से लेके 1991 के बीच में रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अब यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला दिया है। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के CM रहे हैं? ये 5 बार रहे हैं हरियाणा के CM। ऐसी चीजें जो है आपको याद रखनी होगी। भजनलाल के बारे में आप मुझे बताइएगा, कोई भी अगर एक चीज भी आपको भजनलाल जी के बारे में पता है ना, ये 3 लाल आप सभी जानते हैं ना, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। भजनलाल के बारे में कोई 1 या 2 बात मुझे बताइए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर चौधरी देवीलाल के बारे में बताया, बंसीलाल के बारे में बताया, ऐसे ही 1 या 2 बात आप मुझे जो है भजनलाल के बारे में बताएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 के जाने से पहले ये भी आप देख लेना भाई, ये सारी डिटेल मैंने बंसीलाल जी के बारे में यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। कब से कब तक ये भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, कब से कब तक ये रेल मंत्री रहे थे, ठीक है। 1996 में जो है इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था विकास पार्टी, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और 2005 में जो है इसको विलय कर दिया गया था। कहाँ विलय इसका कर दिया गया था? 2005 में कांग्रेस पार्टी में जो है इसका विलय कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया है, इसको जो है आराम से बैठ के याद रख लीजिएगा। देखिए शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको ये चीजें मल्टीपल्स टाइम पढ़नी पड़ेंगी। देखिए ये मैं साफ कहता हूं, बार बार ये बोलता हूं क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही होगा आपका। मल्टीपल्स टाइम आपको जो है क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी, मल्टीपल्स टाइम आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेगी और मल्टीपल्स टाइम ये पीडीएफ डाउनलोड करके याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके जो है एश्योर्ड होगा कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 2026 में होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे ही सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने में मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के या किसी की वीडियो देख के सिलेक्शन ले लूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये महाराणा प्रताप हो जाएगा, ठीक है। महाराणा प्रताप एक ऐसा पुरस्कार है जो हरियाणा सरकार के द्वारा केवल पुरुषों के लिए खेलों में जो है आजीवन योगदान देने के लिए जो है दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये शिक्षकों कैसे बोलते हैं? शिक्षकों या फिर आप लिखेंगे कोचों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोचों को दिया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप किसको दिया जाता है? केवल पुरुषों को। ये याद रखना, केवल पुरुष आपको जरूर याद रखना है। कभी और स्टेटमेंट में आपको दे कि महिलाओं और पुरुष दोनों को जो है आजीवन खेलों में योगदान के लिए जो है महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आपको याद रखना है केवल पुरुषों को, ठीक है। केवल पुरुषों को जो है आजीवन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ए लिख लेना भाई, ठीक है, और यहाँ पे बी लिख लेना, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा का ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 84.06% है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है। कितना हो जाएगा? 81.5 हो जाएगा, ठीक है। 81.5% हो जाएगा हरियाणा का ग्रामीण पुरुष जो साक्षरता दर है। उसके बाद क्या कहता है? हरियाणा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 65.94 है। ये कथन भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा? 60.0 ही हो जाएगा, मेरे हिसाब से 60.0 ही है, ठीक है। तो ये परसेंट एग्जैक्ट में इतने हैं, याद रखना। ग्रामीण जो साक्षरता है वो 81.5 है और पुरुषों की और महिलाओं की बात करूं तो 60.0 है, ठीक है। एग्जैक्ट शायद 1.2 है, कुछ है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 60.0 है लेकिन, ठीक है। इतनी तो नहीं है 65.94, ठीक है। तो ये दोनों कथन जो है गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। ये दोनों आप याद जरूर ये रखेंगे, ठीक है। बाकी आप जनगणना के बारे में आप सभी जानते हैं। पहली जनगणना 1871 में हुई थी। मायो के समय में वो नियमित जनगणना नहीं थी, नियमित जनगणना जो है 1881 में हुई थी, ठीक है। 1881 में हुई थी। पहली कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। 1872 में मायो के समय में हुई थी और ये हुई थी रिपन के समय में। 2011 वाली जो जनगणना थी ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, ठीक है। आज़ादी के बाद 1947 के बाद की बात करूँ तो ये जनगणना कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। ऐसे सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। और हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 75% है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो आप सभी जानते हैं शन्नो देवी, ठीक है। शन्नो देवी जो है पहली महिला स्पीकर थी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर शन्नो देवी थी और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक जो है यह पद पर जो है बनी रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तराइन का प्रथम युद्ध आप सभी जानते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है तराइन के युद्ध के बारे में। प्रथम और सेकंड दोनों युद्ध याद रखेंगे, ठीक है। 1191 में हुआ था। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। पृथ्वीराज
चौहान जीता था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और 1192 में हुआ था ना, इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता था। तीसरा युद्ध कब हुआ था तराइन का? 1215 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखेंगे? एक और आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही याद रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये 1192 वाला पृथ्वीराज चौहान युद्ध क्यों हार गए थे? क्योंकि जो गढ़वाल वंश के जो शासक थे ना, कौन थे? जयचंद था। उसने जो है साथ मोहम्मद गोरी का दे दिया था, क्योंकि इनकी बेटी को जो है पृथ्वीराज चौहान जी उठा के ले गए थे और उनके साथ जो है लव मैरिज रचा ली गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कहानी आप सभी जानते हैं। ठीक है, मुद्दा है, आप ये ईयर जरूर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद गढ़वाल को भी जो है पार उतार दिया था, मार दिया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, नेक्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा 1191। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? साइना नेहवाल ने किस वर्ष लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। दो चीज आप याद रखेंगे, कौन सा खेल खेलती है ये? बैडमिंटन का ये खेल खेलती है। ठीक है, बैडमिंटन का ये खेल खेलती है। हरियाणा के किस जिले से जो है इनका संबंध है? यानी कि हरियाणा के हिसार जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको यहां पर क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है। ठीक है, डेट और मंथ आपको यहां तक याद रखना है। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आई नो आप सभी को तीनों को तीन राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगे ना, तीनों पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला कब लगा था, दूसरा कब लगा था और तीसरा कब लगा था? मुझे पता है, आप सभी को पता है। पहला 1967 में लगा था, दूसरा 1977 में लगा था और तीसरा 1991 में लगा था। सभी को ये चीजें पता है। ठीक है, 1991 आ जाएगा। अब मेन चैलेंज क्या है? आपको डेट और मंथ याद रखना है। पहला कब लगा था? 21 नवंबर, माफ कीजिएगा 21 नवंबर। चलिए यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। 21 नवंबर 1967 से कब तक लगा था? 21 मई 1968 तक लगा था। दूसरा कब तक लगा था? दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1977 से कब तक लगा था ये? 1 सेकेंड। तो ये लगा था 21 जून 1977। ठीक है, 21 जून 1977 तक लगा था। ठीक है, और तीसरा कब लगा था? तीसरा लगा था 1991 को। तो तीसरी की डेट क्या होगी? 6 अप्रैल 1991। और ये कब तक लगा था? 23 जुलाई 1991। ठीक है, ये तीनों की भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये डेट मंथ जरूर याद रखना। ठीक है, डेट मंथ जरूर याद रखना। इन फ्यूचर में अगर आपसे कहीं एग्जामिनर फंसाएगा ना क्वेश्चन, तो ये डेट और मंथ में ही फंसाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि ईयर मुझे पता है, एग्जामिनर को भी पता है, आपने ये रट रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? 9 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? अभी ऊपर बता के आया हूं, चौधरी देवीलाल जी हैं, 2 बार इन्होंने उप प्रधानमंत्री का कार्य किया है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है 1989 से 1990 और 90 से लेके 91। 2 बार जो है इन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये पैरालंपिक खेल के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसमें जो है सर्वप्रथम पदक हरियाणा की लड़की ने जीता था, उनका नाम था दीपा मलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ओलंपिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इंडिया जीके के रिगार्डिंग हर बार ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक के बारे में भी पता होना चाहिए। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में हुई थी। उसके बाद आपको पैरालंपिक खेलों के बारे में भी पता होना चाहिए। पैरालंपिक जो खेल थे ना, ये शुरुआत कब हुई थी? 1960 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब चलिए पैरालंपिक की बात होगी तो और क्या याद रख सकते हैं? कॉमनवेल्थ गेम भी देख लेते हैं।
कॉमनवेल्थ कैसे लिखेंगे, कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। ये सारे ईयर आपको याद रखने हैं, जरूरी नहीं है एचएसएससी में ही पूछे जाए। आई होप आप सभी एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, और किसी अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे। डेफिनेटली वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। और ऐसा नहीं है एचएसएससी नहीं पूछती, एचएसएससी भी इन क्वेश्चनों को पूछती है और इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज याद रखना भाई, ये जो दीपा मलिक है इनका खेल जरूर याद रखना, शॉर्ट पुट ये खेल खेलती है भाई, ठीक है। F53 स्पर्धा में जो है इन्होंने रजत पदक जीता था, ये जरूर याद रखना भाई, ठीक है। और 2016 के रियो पैरालंपिक खेलों में इन्होंने ये पदक जीता था, ये लाइन जरूर याद रखना भाई, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये पूछा था ना, कहाँ गया ये क्वेश्चन, बैडमिंटन वाला था ना, साइना नेहवाल का, ये रहा। साइना नेहवाल ने किस वर्ष लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना। अब यहाँ पे भी क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे ये पूछ सकता है पैरालंपिक खेलों में जो ये दीपा मलिक थे, इन्होंने किस वर्ष जो है ये शॉर्टपुट खेलों में जो है, पैरालंपिक खेलों में जो है रजत पदक जीता था, तो आपको बताना पड़ेगा 2016 में जीता था, ठीक है। ईयर आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ जीता था ये खेल भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो है गेम कौन सा गेम में जीता था ये भी आपसे पूछा जाता है। हर चीज आपको करनी पड़ेगी भाई, कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते प्लीज, और करिए भी मतगा, ठीक है। हर चीज आपको पढ़नी है, अभी समय है, पढ़ लीजिएगा, बाद में चाहे जितना भी टाइम वेस्ट कर दीजिएगा। एक बार एचएसएससी के अंदर घुस गए ना, सरकारी नौकरी लग गई, आपको सभी को पता है 8वां पे कमीशन जो है लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये लग जाएगा, ठीक है। और इसके लगते ही जो है हरियाणा पुलिस की सैलरी कितनी हो जाएगी, 52,000 हो जाएगी भाई, ठीक है, 52,000 प्लस हो जाएगी। ये तो बेसिक सैलरी है, अदर भत्ते तो रह गए, ठीक है ना। तो ये 52,000 सैलरी हो जाएगी भाई। और ये कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल की, ठीक है ना, कांस्टेबल की। एसआई की तो प्लस ही जाएगी, 75 प्लस ही। तो भाई तैयारी में जोर लगा दो, यही सोच के कर लो कि भाई सैलरी बढ़ने वाली है भाई, आग लग जाएगी सच में। सारे आपके जो इनिमीज है ना, दुश्मन है जो आपसे जलते हैं भाई, इतना धुआं उठेगा ना जिसका सोच विचार नहीं है। बस ये 5-6 महीने है ना, ये अपने आप को दे दो, सही बता रहा हूँ, जिंदगी सवर जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में आप सभी जानते हैं बोनल झील पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य के अंदर अवस्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। भरतपुर के बारे में आप सभी जानते होंगे, राजस्थान के अंदर अवस्थित है, ठीक है, राजस्थान में। सुल्तानपुर पक्षी विहार यही गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, ठीक है, यही गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। सलीम अली पक्षी विहार ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो है गोवा राज्य में अवस्थित है, ठीक है। ये सारे इनके बारे में याद रखना है, इनकी लोकेशन, कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर जो है अवस्थित है, ठीक है। वरना मेरा वो नहीं है दिमाग खराब जो मैं ये आपके लिए लिख के लेके आता हूँ, ठीक है। मैं ये चीज़ें इसीलिए लिख के आता हूँ क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर जो है ऐसे डीपली कोई करवा नहीं रहा है, ठीक है। सारे पेड कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, चलो अच्छी बात है भाई, काम करना भी चाहिए, ठीक है। आपके पास टीम है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये काम, लेकिन भाई जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, और यहीं से सिलेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है वो कुछ अलग करवाते हैं पेड में, ठीक है। बाकी तुलना कर लेना, किसी ने कोर्स लिया हो ना, और वो यहाँ पे ये पढ़ के देख लेना, उसमें और उतना जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 19-20 का ही फर्क मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। लगाया क्या निशान, अच्छा नहीं लगाया क्या, ये क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या बोला गया, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को कहां पर हुई थी, शिमला में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा, ऊपर डिटेल से इसके बारे में बता के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में जो है काम किया है। तो हरियाणा के ये प्रसिद्ध शिक्षाविद होते थे, इन्होंने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में भी जो है काम किया है, स्वरूप सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और गुजरात के राज्यपाल रहे हैं 1990 से 95 के समय में, और केरल के राज्यपाल रहे हैं 1990 से 1900 मतलब फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक जो है ये केरल के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 14 में बोला गया है हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं भीम पुरस्कार हो जाएगा, मतलब हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है, भीम पुरस्कार हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। और भारत का पता है ना आपको, भारत का ये आप मुझे बताएंगे, प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूं 2-3 बार। भारत का
सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, 15 में बोला गया है निम्नलिखित में से हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं। तो पहला स्पीकर तो आप सभी जानते हैं शन्नो देवी राय, लेकिन हरियाणा के विधानसभा के सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा बार स्पीकर कौन रहे हैं, तो हरमिंदर सिंह चड्डा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये 3 बार रहे हैं भैया, 3 बार जो है हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष ये रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा के कहाँ पर स्थित है, तो ये कैथल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थे पोलर कैथल में ही है ना, हाँ ये रहा, देखो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है एक महत्वपूर्ण प्राचीन पुरातात्विक स्थल है भाई ये थे पोलर, ठीक है। ये याद रखना, पोलर से कभी आप समझ जाओ कि भाई ये तो हरियाणा में है ही नहीं, ठीक है। तो थे पोलर कहाँ पर है, ये हरियाणा के कैथल जिले में अवस्थित है, और ये क्या है, एक पुरातात्विक स्थल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में अभी बता के आया हूँ, कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी, ठीक है। 1930 में कहाँ पर हुई थी, कनाडा में हुई थी, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी, ठीक है, हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन शहर में हुई थी कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत। तो कॉमनवेल्थ खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लीलाराम हो जाएगा। अब दो चीज यहां पर बचती हैं, एक तो लीलाराम सांगवान और दूसरा कौन हो जाएगा, मिल्खा सिंह हो जाएंगे भाई, ठीक है। ये चीज एक बार कंफर्म करके चलना, मिल्खा सिंह। अब यहाँ पे मिल्खा सिंह ऑप्शन में नहीं दिया गया, अगर ऑप्शन में दिया होता ना, यहाँ पर मान लीजिएगा चंदगी राम की जगह क्या दिया होता, ऑप्शन डी में मिल्खा सिंह दिया होता, मिल्खा सिंह, तो आपका आंसर क्या होता, मिल्खा सिंह आपका जो है राइट आंसर होता। क्यों होता, आइए मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक एक चीज मैं बताते हुआ चलूंगा। कॉमनवेल्थ खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय लीलाराम सांगवान हैं। इन्होंने 1958 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे, ये जो लीलाराम सांगवान है ना, ये रे लीलाराम सांगवान, ये कौन सा खेल खेलते हैं, कुश्ती का खेल खेलते हैं, ये याद रखेंगे। कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, 1958 के इन्हीं कॉमनवेल्थ खेलों में जो है एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह ने 440 गज की दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, मिल्खा सिंह ने 24 जुलाई 1958 को पुरुषों की 440 यार्ड दौड़ में भारत का पहला व्यक्तिगत एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीता। लीलाराम ने 26 जुलाई 1958 को कुश्ती हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। थोड़ा सा अंतर है, 2 दिन का फर्क है, 24 जुलाई और 26 जुलाई, ठीक है। ऑप्शन से देख लेना, लीलाराम सांगवान है तो आप लीलाराम सांगवान लगाएंगे, मिल्खा सिंह है तो मिल्खा सिंह लगाएंगे। अगर दोनों मिले ना, अगर दोनों मिले तो आप क्या लगाएंगे, दोनों मिले तो आप लगाएंगे मिल्खा सिंह, ठीक है। ये आप याद रखना, मिल्खा सिंह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, सिर्फ 2 दिन का गैप है, ठीक है। 24 तारीख को मिल्खा सिंह ने जीता था और 26 तारीख को जो है लीलाराम सांगवान ने जीता था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर अवस्थित है, रोहतक में अवस्थित है। कहा गया रोहतक, ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पंडित, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट है ना, इसी के अंतर्गत आता है। ये क्या आता है, फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ठीक है। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान रोहतक में अवस्थित है। यह संस्थान पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय के जो है अंडर में आता है। और ये और याद रखना भाई, ये जो पंडित लक्ष्मीचंद जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, ये विजुअल आर्ट की, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 5 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हरियाणा सरकार ने यह गतिविधि उन्मुक्त शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी। तो मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना कब शुरू की थी, 2014 में जो है ये शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही था, ठीक है। टोटल 19 ही क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना एग्जैक्ट 20 जो 19 क्वेश्चन है इसमें से कितने आप एग्जैक्ट यहाँ पर
ठीक कर पाए हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों भाइयों और बहनों के साथ शेयर कर देना जो भी HSSC की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी PDF जो है वहीं पर टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बाकी रहा प्लेलिस्ट की लिंक का, तो भाई मैं सारी चीज़ें पहले भी क्लियर कर चुका हूं, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मंगलवार, कल मंगलवार है ना, बुधवार को शायद मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि भाई उसमें बता दूंगा कैसे कैसे प्लेलिस्ट बना रखी है, कहाँ से आप इन सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी डाउट होगा ना तो सेपरेट कर दूंगा सभी वीडियोज़ को, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट कर दूंगा सबकी, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट कर दूंगा किसकी, हरियाणा जीके की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, एग्रीकल्चर की अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। और बाकी जैसे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि साइंस आएगा, कंप्यूटर आएगा, इन सब की अलग बना दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी डिटेल आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो सेशन में बताना कमेंट सेक्शन में सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।